हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल टीच लैब में। आज हम लोग देखेंगे कि ये फिजिक्स का हमारा 5वां पार्ट है। इससे पहले हम लोग 4 पार्ट देख चुके हैं, ठीक है। इसमें हम लोग देखेंगे जो यांत्रिकी का हम लोग थ्योरी पढ़े हैं उससे रिलेटेड कुछ हमारा जो क्वेश्चन है घटना चक्र से, उसको हम लोग देखेंगे और अच्छे से इसका डिस्कशन करते हुए हम लोग समझेंगे। थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, लेकिन जब आप एक बार पढ़ लेते हैं तो हमको नहीं लगेगा कि दोबारा आपको पढ़ने का ये ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए आप एक बार ही पढ़ें, लेकिन अच्छे से पढ़ें। आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जब देखिएगा तो आपको यांत्रिकी से संबंधित जितने भी प्रश्न होंगे और अभी तक जितने भी प्रीवियस ईयर से पूछा गया है सभी आपके सामने रहेंगे। और साथ में होगा क्या कि जब आप पढ़ लेते हैं पूरा तो आपको एक आइडिया रहेगा कि आपका प्रश्न कहाँ से बनता है, ठीक है। तो चलिए बिना देरी किए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आने वाला वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, यहाँ पे देखिए, बोला है कि साधारण यंत्र किसी व्यक्ति की सहायता करता है। यानी कि कह रहा है कि कोई भी साधारण यंत्र, मतलब जैसे पिलास हो गया, चिमटा हो गया, इस तरह का जब यंत्र होता है तो इसको कहा जाता है साधारण यंत्र। ये कह रहा है कि किसी भी व्यक्ति का जो सहायता करता है, कैसे, तो कम करने में। मान के चलिए पिलास से हम कम करते हैं, तो क्या हमको कम करने के लिए पिलास का यूज करते हैं कि कम बल लगा के ज़्यादा बल कम करना चाहते हैं। तो कहता है दूसरा ऑप्शन, तो ये तो हमारा नहीं होगा। दूसरा कह रहा है कि कम बल का प्रयोग करके भी उतना ही मात्रा में काम करने में ये हो सकता है। अब हमारा इसमें से और देखेंगे कि इससे बेहतर भी अगर ऑप्शन होगा तो उसमें जाना है हम लोग को, ठीक है। उसके बाद है उतने ही कम मात्रा में काम धीरे धीरे करने में। नहीं, कोई मशीन हम ऐसे ही स्पीड में कम करने के लिए करते हैं और तथा ज़्यादा मात्रा में कम करने के लिए करते हैं, ना कि कम मात्रा तथा धीरे धीरे में। उतनी ही मात्रा में काम अधिक तेजी से करने के लिए। तो जब आप अधिक तेजी से करने के लिए करते हैं तो साधारण मशीन से उतना ही तेजी से नहीं होता है। साधारण यंत्र से हम लोग कम बल प्रयोग करके थोड़ा ज़्यादा कम करने का कोशिश करते। तो ये भी आपका ऑप्शन उतना सही नहीं, सही है लेकिन यहाँ पे साधारण यंत्र है, ठीक है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मशीन नहीं है, सुपर कंप्यूटर की तरह नहीं कह रहा है। बोल रहा है जिस तरह से आपका कैलकुलेटर और कंप्यूटर में दोनों में अंतर हो जाता है। कैलकुलेटर क्या है कि सिंपल जोड़ घटाव करने के लिए यूज आता है, वो भी एक कंप्यूटर ही हुआ लेकिन एक छोटा सा है। तो इसीलिए जो है हम लोग साधारण यंत्र की बात कर रहे हैं। कंप्यूटर से हम लोग क्या करते हैं, ढेर सारा वर्क कर लेते हैं, लेकिन कैलकुलेटर से क्या करते हैं, सिर्फ जोड़ घटाव आसान करने के लिए करते हैं। तो सेम वही बात यहाँ पे भी कहा जा रहा है कि आपका जो साधारण यंत्र है वो जो है किस चीज में सहायता करता है, तो कम बल का प्रयोग करते हुए हम लोग क्या करते हैं, उतना ही मात्रा में कम कर सके, इसीलिए हम साधारण यंत्र का प्रयोग करते हैं, जैसे पिलास वगैरह। अब इसका थोड़ा हम लोग डिस्कशन भी देख लेंगे साथ साथ में। देखिए क्या बोला है, साधारण यंत्र जो है, साधारण यंत्र किसी व्यक्ति को कम बल प्रयोग करके भी उतना ही मात्रा में काम करने की सहायता करता है, उसी को क्या कहेंगे, साधारण यंत्र कहेंगे। आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। देखिए हम अगर चाहे तो सिर्फ आपको क्वेश्चन ही करा के निकल जाए, लेकिन होगा क्या कि इसमें ना तो आपको फायदा होगा ना हमको संतुष्टि मिलेगा, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं कि आपको 10 ही क्वेश्चन पढ़ना है तो बढ़िया से पढ़ के जाइए, ठीक है। हम तो वीडियो डालेंगे ही, आपको जब अच्छा लगेगा तो आप खुद रुकिएगा, ठीक है। और आप जब एक बार पढ़ लेते हैं ना, तो आप आजकल का वो क्वेश्चन नहीं आ रहा है कि ये एकदम सा वन लाइनर देखे और मार दिए। आपको कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा और आपको चूज करना पड़ेगा उस ऑप्शन में सबसे अच्छा ऑप्शन कौन सा है, ठीक है। चलिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे वो देखिए, कह रहा है एक व्यक्ति एक संवेदनशील तराजू पर खड़ा है। यदि वह गहरी सांस अंदर लेता है तो तराजू की रीडिंग क्या होता है। यानी कि कह रहा है कि जैसे कोई हमारा साधारण तराजू है, उस पे क्या किया है, एक व्यक्ति खड़ा है वहाँ पे और वो क्या कर रहा है कि एक गहरी सांस ले रहा है, अंदर ले रहा है। तो बोल रहा है कि वो जो है उसका
तराजू का रीडिंग क्या होगा, यानी कि उसका वजन जो होगा, जो बढ़ता है या घटता है, वो क्या होगा। तो यहाँ पे देखिएगा रीडिंग उसका बढ़ जाएगा। रीडिंग क्यों बढ़ेगा, क्योंकि वो जब वायु लेता है तो वायु में भी कुछ ना कुछ मात्रा होती है। अब हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं इसका डिस्कशन अच्छे से। व्यक्ति की गहरी सांस लेने में तराजू की रीडिंग बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी, तो अर्थात तराजू द्वारा व्यक्ति का वजन अधिक दर्शाया जाएगा। इसका कहने का मतलब है अगर 75 किलो का आदमी है कोई, तो 75 75.5 किलो दिखाएगा, 76 किलो दिखाएगा। मतलब कुछ इस तरह जितना वो सांस लेगा उतना ज्यादा दिखाई देगा, है ना। तो बोला है कि 1 लीटर वायु यानी 1.225 ग्राम वजन होता है। यानी 1 लीटर सांस अगर लेता है तो उसका वजन कितना हो जाता है, 1.225 ग्राम जो है हो जाता है। यानी कि 1 लीटर वायु अंदर खींचने पर वजन क्या होगा, 1.225 ग्राम बढ़ जाएगा। हालांकि व्यक्ति का घनत्व के में क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब किसी भी चीज में वायु आ जाएगा तो उसका घनत्व क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। लेकिन वजन का जो रीडिंग होगा वो क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। ठीक ना। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन भी क्या हो गया, यहाँ पे कंप्लीट हो गया। चलिए हम लोग अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, तीसरा क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश राशि है। सदिश राशि का मतलब ही होता है, मतलब होता है सहित, क्या होता है, सहित, और दिश मतलब होता है दिशा। तो यानी दिशा के साथ जो होगा, बोल रहा है कि नहीं है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, नहीं है। तो अब हम लोग बात करेंगे विस्थापन। विस्थापन में क्या होता है कि हमारा दिशा और दूरी दोनों हमारा होता है। यानी कि मान के चलिए यहाँ से यहाँ आ गया तो एक खास डायरेक्शन में आता है, इसी को क्या कहते हैं, विस्थापन। तो यहाँ से यहाँ तो दूरी है और साथ में किस दिशा में जा रहा है, तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, परिणाम और परिमाण और जो है दिशा दोनों है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, सदिश हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सदिश। तो ये तो हमारा नहीं होगा आंसर में। क्या क्या कि बोल रहा है कि कौन सा, अदिश होगा। उसके बाद वेग, इस पे जो भी चलता है उसी को कहते हैं हम लोग वेग, तो ये भी हमारा नहीं होगा। बल, बल खुद सदिश राशि है, तो ये भी नहीं होगा। आयतन, अब आपको समझाते हैं कि आयतन कैसे नहीं है। आयतन अगर बात करें तो आयतन का क्या है कि आप कभी बता सकते हैं कि 5 लीटर हवा किस दिशा में है या 5 लीटर पानी किस दिशा में है, आप नहीं बता सकते। यानी कि इसमें दिशा निश्चित नहीं है। जब दिशा निश्चित नहीं होगा तो वो अदिश है, सदिश नहीं होगा। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यही चीज आपको लिखा हुआ है, इसको भी थोड़ा हम रीडिंग करके सुना देते हैं। वे राशि जिनको व्यक्त करने के लिए दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है सदिश राशि कहलाती है। जिन राशियों में व्यक्त करने के लिए केवल परिणाम की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, तो वहां पे क्या हो जाएगा, परिणाम की तो आवश्यकता होगी लेकिन दिशा का नहीं होगा, तो उसको क्या कहेंगे, ओदिश। ओदिश में लग जाता है, इसका मतलब क्या होता है, नहीं। ठीक है, तो ओदिश राशि कहते हैं। जैसे बल है, वेग है, विस्थापन है, त्वरण है, संवेग है, आवेग है आदि, ये सब क्या है, सदिश राशि। आपको पकड़ने के लिए आप सीधा समझिए, देखिए सम में बो लगा है, क्या लगा है, बो लगा है। आप जितना भी देखिएगा ना तो सदिश राशि में लगभग में बो लगा रहता है, लेकिन हम कह देते हैं कि ये लगभग में होता है, एक दो एक्सेप्शन भी है। ठीक ना। तो ये क्या है, हमारा सदिश राशियां। जबकि आयतन क्या है, अदिश राशि। अभी जस्ट हम पढ़ाए हैं। चलिए अब हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्या कहता है, 4 नंबर कहता है निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश राशि है, यानी जिसमें हमारा दिशा रहे और परिमाण दोनों रहे। तो समय में हमारा तो दिशा नहीं रहता है, चाल में हमारा निश्चित दिशा नहीं रहता है, क्योंकि चाल हम इस पे मान चलिए इस रेखा पे चले, इस रास्ता है एक कहीं से कहीं जाने का, अगर इस पे चलते हैं तो चाल तो चल रहे हैं, लेकिन किस दिशा में जा रहे हैं, दिशा यहाँ तो बार बार बदल रहा है, तो चाल हमारा क्या है, नहीं है। लेकिन विस्थापन जो हमारा क्या है, सदिश राशि है। दूरी, ये जो यहाँ से यहाँ तक गए किस दिशा में गए पता नहीं है, तो इसीलिए हम क्या कहेंगे, दूरी पे क्या है, अदिश राशि। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 5 नंबर क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है,
5 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि नहीं है, यानी कौन सा सदिश राशि नहीं है। तो वेग भी सदिश राशि है, विस्थापन भी है, बल आघूर्ण भी है, गति सदिश राशि नहीं है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे वे राशि जिनको व्यक्त करने के लिए दिशा और परिमाण दोनों चाहिए उसको क्या कहेंगे, सदिश राशि। जैसे बल हो गया, विस्थापन हो गया, त्वरण हो गया, संवेग हो गया, ये सभी क्या होता है हमारा सदिश राशि। जिन राशियों को व्यक्त करने के लिए हमें सिर्फ परिणाम की आवश्यकता होती है कि दिशा की नहीं होती, उन्हें क्या कहेंगे हम लोग अदिश राशि कहेंगे। ठीक है, आशा करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ गया। जैसे आयतन हो गया, दाब हो गया, चाल हो गया, दूरी हो गया, ये सभी क्या होता है अदिश राशियां। अब हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है। अब कौन सा अदिश राशि है, तो देखिए बल क्या है सदिश राशि, वेग क्या है सदिश राशि, त्वरण क्या है सदिश राशि, लेकिन दाब क्या है अदिश राशि। तो हमारा आंसर में क्या हो जाएगा, बी नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका थोड़ा सा हम लोग सोल्यूशन देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, वही बात है जो अभी हम लोग तुरंत बताए हैं, सारा कुछ ऊपर में पढ़ा हुआ है। तो यानी कि दिशा और परिणाम दोनों रहेगा तो सदिश, और सिर्फ हमारा दिशा रहेगा, दिशा नहीं रहेगा तो अदिश। परिणाम तो सारा चीज में रहेगा, चाहे वो सदिश है कि अदिश रहे। सीधा सिर्फ समझिएगा कि अगर दिशा है तो सदिश, नहीं है तो अदिश। निम्नलिखित में से कौन सा सदिश राशि है, तो सदिश राशि क्या है, तो हमारा संवेग। तो इससे क्या पता चल रहा है कि सदिश राशि और अदिश राशि से एक क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछा जाता है लगभग में। ठीक है, चलिए अब हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बोलता है पदार्थ के संवेग और वेग का अनुपात कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है। यानी बोल रहा है कि पदार्थ के जो संवेग होता है और वेग का अनुपात से कौन सी, तो यानी कि हमारा संवेग और वेग का अनुपात से क्या राशि पाया जाता है, हमारा पाया जाता है द्रव्यमान। क्या पाया जाता है, द्रव्यमान पाया जाता है। अब इसको हम लोग थोड़ा डिटेल में अच्छे से समझ आ जाते हैं। यहाँ पे देखिए क्या बोला, किसी वस्तु की द्रव्यमान और वेग, द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं। यानी संवेग बराबर ही होता है द्रव्यमान गुना वेग। अब क्या होता है कि यहाँ पे द्रव्यमान तो है ही, पूछ रहा है कि संवेग, संवेग अनुपात वेग। तो अनुपात मतलब क्या होता है, भागा। क्या होता है, भागा। तो संवेग बटा वेग, तो ये वेग गुना में इधर आ जाएगा तो क्या जाएगा भागा में। तो ये क्या होता है, संवेग बटा वेग बराबर द्रव्यमान। ठीक है, यही क्वेश्चन कह रहा था। अब हम लोग देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, इसको देखिए। 9 नंबर कहता है कि 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बल गुणनफल है। बल किसका गुणनफल है, तो हम जानते हैं कि F बराबर ma होता है, यानी मास और एक्सीलरेशन। तो द्रव्यमान तथा त्वरण का किसका होता है, द्रव्यमान तथा त्वरण बल बराबर होता है। ठीक है, आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। थोड़ा सा हम यहाँ पे आपको डिटेल में समझा देते हैं। वह बल वह धक्का या खिंचाव है, यानी कि आप धक्का भी देते हैं तो भी बल है, किसी चीज को खींचते हैं तो भी बल ही है, जो एक वस्तु द्वारा दूसरी वस्तु पर आरोपित किया जाता है। ये जैसे कि हम कोई टेबल यहाँ पे रखे हैं और हम हाथ से यहाँ पे क्या करते हैं, इसको ठेल रहे हैं। ठेलने पे क्या हो रहा है कि इस पे जब हम आरोपित बल लगा रहे हैं तो यही क्या हो जाता है, धक्का देना। और धक्का जब देते हैं तो बल क्या होता है, द्रव्यमान गुना त्वरण, यानी F बराबर ma। ठीक है, चलिए अब हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, यदि किसी घन के आयतन और पृष्ठ क्षेत्रफल को निरूपित करने वाली संख्या समान होता है तो उस घन के किनारे की लंबाई की माप की इकाई क्या होगी। यानी कि इसका हम लोग डिटेल में थोड़ा समझते हैं। इसका आंसर तो 6 होगा। अब थोड़ा इसके बारे में हमको देखना पड़ेगा थोड़ा सा सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सॉल्यूशन में हम आपको बता रहे हैं घन का आयतन क्या होता है। तो घन का आयतन जैसे लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई होता है LBS। लेकिन जब आप घन का बात करते हैं तो आपके लिए लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों क्या होता है, सेम होता है। तो मान लेते हैं कि 5 है,
तो अगर 5 गुना 5 गुना 5 कहेंगे तो हम क्या कहेंगे, 5 पे पावर 3। तो इसीलिए हम मान लेते हैं कि एक वो लंबाई है तो एल क्यूब कह देंगे, क्या कहेंगे, एल क्यूब। तो इसीलिए घन का आयतन क्या हो जाता है, एल क्यूब, ठीक है। और घन का पृष्ठ क्षेत्रफल, घन पे जैसे हम लोग पासा है ना जो लूडो का खेलते हैं, तो उस पर कितना सतह होता है, 6। तो इसीलिए एक वो जो है ये हो गया आयत की तरह, नहीं होता है हमारा वर्ग की तरह। क्या होता है, घन का जो होता है एक वर्ग की तरह, और घन का आयतन क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का, तो भुजा स्क्वायर। तो भुजा अगर एल है तो इसका स्क्वायर क्षेत्रफल, ऐसा ऐसा 6 को रहता है, तो इसीलिए हम लोग कहते हैं 6l²। ठीक है, आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। दोनों आपस में समान है, यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों क्या है, आपस में समान है। जो बोल रहा है कि हमारा दोनों समान है, तो एल क्यू और l² कट जाएगा, तो एल बराबर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है 11 नंबर। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऊर्जा संरक्षण का आशय है कि ऊर्जा का सृजन और विनाश दोनों होता है। ऊर्जा का सृजन हो सकता है, देखिए ऊर्जा संरक्षण का मतलब कोई भी किसी भी चीज का संरक्षण का मतलब होता है बचा के रखना। और जब बचा के रखते हैं तो कैसे बचेगा कोई भी चीज, बोल रहा है कि ऊर्जा का सृजन न तो आप बना सकते हैं, ना ही क्या कर सकते हैं, विनाश कर सकते हैं, लेकिन एक दूसरे से ट्रांसफर होता है, उसी को क्या कहते हैं, ऊर्जा का संरक्षण। जैसे मान के चलिए हम एक हाथ में एक प्लेट ले लिए, ठीक है, और उस प्लेट को अपने फर्श पे हम क्या कर रहे हैं, गिरा रहे हैं। तो जब कोई प्लेट गिर रहा है तो वो क्या है, अभी गतिज ऊर्जा में, क्या है, गतिज ऊर्जा में। लेकिन जैसे ही फर्श पे प्लेट यहाँ पे आके टकराएगा तो एक आवाज आएगा, और हमारा गतिज ऊर्जा जो है क्या हो गया, ध्वनि ऊर्जा में। तो हम ना तो ऊर्जा को बनाए, ध्वनि ऊर्जा तो नहीं बनाए हैं, हम लोग क्या किए, गति ट्रांसफर हो गया ध्वनि में। तो वही कह रहा है इसमें कि हमारा ऊर्जा का संरक्षण का मतलब होता है ऊर्जा को ना तो सृजन कर सकते हैं और ना ही हम लोग विनाश कर सकते हैं, बल्कि क्या कर सकते हैं, एक दूसरे में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर होगा डी, वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग थोड़ा क्या कह रहा है, कि कहता है ऊर्जा का संरक्षण का मूल अनुसार क्या होता है, ऊर्जा न तो सृजन हो सकता है और न ही विनाश किया जा सकता है उसका। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 12 नंबर क्वेश्चन कहता है हमारे द्वारा उपयोग में की जाने वाली ऊर्जा अधिकांश स्रोत संग्रहित और सौर ऊर्जा का प्रतिबंधित करता है। निम्नलिखित में से कौन सा अंततः सूर्य की ऊर्जा का व्युत्पन्न नहीं होता है। तो यहाँ पे देखिएगा तो नाभिकीय ऊर्जा और भूतापीय ऊर्जा दोनों होगा। अब इसका हम लोग डिटेल थोड़ा पढ़ लेते हैं ताकि आपको क्या हो जाए, आसानी हो जाए। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं थोड़ा सा इसका डिटेल आपको दिखाते हैं। देखिए अब आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, भूतापीय ऊर्जा सूर्य द्वारा उत्पादित नहीं होती है। यानी जो हमारा भूतापीय ऊर्जा है वो क्या होता है, सूर्य के द्वारा उत्पादित नहीं होता है, बल्कि यह पृथ्वी के भीतरी भाग में होने वाली नाभिकीय अभिक्रिया से व्युत्पन्न होती है। यानी कि जो पृथ्वी के अंदर जो हमारा भाग लेता है नाभिकीय अभिक्रिया, उसके द्वारा होता है। और नाभिकीय ऊर्जा, ऊर्जा का एक ऐसा रूप है जो ऊर्जा नाभिक द्वारा मुक्त होता है। नाभिक में प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन होता है। हम जानते हैं कि नाभिक में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, और इलेक्ट्रॉन क्या करता है, चक्कर लगाता है। क्या करता है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। नाभिकीय ऊर्जा दो विधि द्वारा, यथा एक विखंडन होता है, एक संलयन होता है। विखंडन हमारा जो सूर्य का ऊर्जा है वो संलयन के द्वारा होता है। स्पष्ट है कि भूतापीय जो है ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा दोनों ही सूर्य की ऊर्जा का व्युत्पन्न नहीं है, यानी कि दोनों सूर्य से मिलकर नहीं बना है, जबकि दोनों क्या है, बायोमास ऊर्जा और पवन ऊर्जा सूर्य से ही उत्पन्न होता है। और बायोमास और पवन ऊर्जा क्या होता है, दोनों सूर्य से ही उत्पन्न होता है। ठीक है,
आशा करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे कौन कौन सा जो सूर्य से नहीं होता है, तो एक होता है नाभिकीय ऊर्जा, दूसरा होता है भूतापीय ऊर्जा। ठीक है, चलिए अब हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है हवाओं की ऊर्जा होती है। हवा जो होता है वो कैसा ऊर्जा होता है, केवल स्थितिज ऊर्जा, केवल गतिज ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा और स्थितिज और गतिज दोनों। तो जो हवा की बहती हुई जो होता है वो केवल गतिज ऊर्जा होती है। हवाओं की गतिज ऊर्जा ऊर्जा का अन्य रूप से क्या होता है, जैसे विद्युत या यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन किया जा सकता है। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन सही होगा वो हो जाएगा केवल बी। क्या हो जाएगा, केवल बी। यानी कि हवा जो होता है उसमें कौन सा ऊर्जा होता है, बहती हुई हवा में गतिज ऊर्जा होती है। अब हम लोग देखते हैं हमारा 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वायु शक्ति, जो हमारा वायु शक्ति यानी विंड पावर में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है, तो गतिज ऊर्जा। क्योंकि हमारा जो होता है इस तरह का पंखा जो लगा होता है, इसको कौन हवा ठेलता है और इसको घुमाते रहता है, तो पवन चक्की को। तो जो बोल रहा है कि इसको किसके लिए, तो गति ऊर्जा के कारण ही क्या होता है, ये पंखा घूमते रहता है। तो यहाँ पे आंसर में थोड़ा हम लोग डिस्कस भी कर लेते हैं। देखिए क्या कहता है, बहती वायु में उत्पन्न की गई ऊर्जा जो होता है पवन ऊर्जा कहते हैं। पवन ऊर्जा को उत्पादन के लिए क्या करते हैं हम लोग, हवादार जगहों पे पवन चक्की लगाया जाता है। इस तरह का देखे होंगे फिल्म वगैरह सब में, इस तरह का लगाया जाता है, जिसके द्वारा वायु गतिज ऊर्जा और यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। इस यांत्रिक ऊर्जा को जनित्र के माध्यम से यानी कि उसके माध्यम से क्या करता है, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है और हम लोग को क्या होता है, विद्युत सप्लाई होता है। ठीक है, अब हम लोग अगला देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मिलाने के लिए। तो बोल रहा है कि सूची 1 और 2 में सम्मिलित कीजिए और इसमें क्या करना है, मिलाना है। अब इसमें क्या करता है कि ऊष्मा का जो कुछ हमारा यहाँ पे है उसको मिलाना है इसमें। ठीक है, अब इसको हम लोग थोड़ा देख लेते हैं अच्छे से। तो इसको इसमें देखिए जैसे क्या है, पहला इसमें जो है हमारा क्या है, देखिए यहाँ पे बोल रहा है ऊष्मा से जो विद्युत में परिवर्तन करता है। तो ऊष्मा से विद्युत में परिवर्तन कौन कर देता है, सोलर सेल, जो सूर्य का रोशनी लेके और क्या करता है हम लोग को विद्युत प्रवाहित करता है। उसके बाद कहता है विद्युत से ध्वनि, विद्युत से ध्वनि हम क्या करते हैं, लाउड स्पीकर हमको पहुंचाता है। देखिए ये सब क्या कर रहा है कि हमारा जो होता है ऊर्जा वो ट्रांसफर कर रहा है, ना कि क्या कर रहा है, विनाश हो रहा है, ना कोई बना रहा है। आपको लग रहा है कि ऊर्जा से ऊर्जा लिया, इससे धूप से ऊर्जा लिया और हमको विद्युत में दे दिया। तो हम लोग क्या करते हैं कि कहने का मतलब है ऊर्जा का संरक्षण का, ऊर्जा का न तो विनाश कर सकते हैं ना ही उसको बना सकते हैं। विद्युत से अगर हम ध्वनि में ऊर्जा का परिवर्तन करते हैं तो ऐसा कौन सा यंत्र है, तो लाउड स्पीकर। फिर हमारा बोलता है द्रव्यमान से ऊष्मा में, तो द्रव्यमान से ऊष्मा में हो जाता है नाभिकीय रिएक्टर। और रासायनिक से ऊष्मा एवं प्रकाश, तो ये क्या होता है, रासायनिक से जैसे मोमबत्ती हो गया तो ईंधन भी हो जाता है, साथ में दहन भी हो जाएगा। ठीक है, ये वीडियो आपका लंबा जा रहा है, आशा करते हैं कि ये यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगला पार्ट जो है इसके जस्ट बाद जो है वीडियो में आ जाएगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आने वाला वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। और यहाँ तक आप देखें इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।